एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एसओएल की, एनसीईआरटी की सभी काम की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट यहाँ मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के पेपर की। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी आगाह किया था आपको कि इनकम टैक्स का पेपर टफ होने वाला है, ठीक है। और मैंने कहा था तैयारी अच्छी करना, पढ़ाई अच्छी करना, अच्छा इंतजाम कर लेना पेपर का आज का। और मॉर्निंग में मैंने आपको पूरा पैटर्न, पूरे क्वेश्चन बता दिए थे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन किसका है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल पेपर था तो इसलिए आपको थोड़े जो क्वेश्चन है डिफरेंट मिले फिगर्स के रूप में। लेकिन पेपर उसी पैटर्न पे था, वही टॉपिक थे जो मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में बताए थे। अगर मेरा आपने मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंडेक्स मैंने बनाया था, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। और वो वीडियो मैंने 5-6 क्वेश्चन बताए थे, सेम वही 5-6 क्वेश्चन। ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, लेकिन सेम वही के वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो अगर आपने मेरे वीडियो को देख के तैयारी की होगी तो आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ये आपका बैड लक है। आगे ऐसा ना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो 100% एग्जाम में मिलते हैं गारंटी के साथ। पिछले एग्जाम में भी यही हुआ था और इस एग्जाम में भी, और आज तक जितने भी एग्जाम आए हैं सब में यही होता आया है कि आपको जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही आते हैं 100%, ठीक है। तो अब चलो, हमने बात कर ली एग्जाम की। एक बात और कि आपके तीनों टफ एग्जाम थे थर्ड सेमेस्टर के। नंबर 1 कौन सा था आपका? कंप्यूटर का। उससे टफ कौन सा हो गया? कंपनी लॉ। और सबसे टफ आपका इनकम टैक्स। तो आपने ये 3 बड़े बड़े एग्जाम पास कर लिए, तो अब थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो। फिर आपका नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या आता है एग्जाम में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो भी आप देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो इस पेपर के अंदर थोड़ा सा मैंने कहा था कि ये पेपर आपका कैलकुलेशन वाला है, टफ आएगा। और मैंने कहा था पहला क्वेश्चन ROR NOR यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस से ही आएगा, थ्योरी या प्रैक्टिकल। जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल के कहे थे। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने है आपके, राष्ट्रीय सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब ABC जो भी लिखा है आगे, सारा का सारा एक क्वेश्चन किसका है? आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का। अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा तो राष्ट्रीय दास का पहले आपने चेक किया होगा कि वो निकली है आपकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो वो है पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसीलिए उसकी इनकम जो दे रखी है, जो इंडिया में अर्न है, वो काउंट होंगी और उस बिजनेस से काउंट होंगी जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो लगभग आपकी सारी इनकम, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी और सर्विस रिसीव देयर, अकाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया टैक्सेबल है। लोन फ्रॉम लॉस फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया, इसमें क्या है? लॉस है तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये भी टैक्सेबल है आपका। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये छोड़ दिया हमने। और FDR रिसीव हुआ इंडिया के अंदर, ये टैक्सेबल आपका होना है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और मैंने कहा था एग्जाम में करा क्वेश्चन जो आपका आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस का आएगा। और फिर मैंने सेकंड बताया था क्वेश्चन आएगा आपका सैलरी का, और मैं कहा सैलरी का फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन सारा सैलरी का। मैंने कहा था PF कर लेना, देखो PF आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो अब जो भी है आपका, ये परक्यूजर्स आ गए आपके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो आपको मैं मोटा मोटा बता दूं क्या होना था। बेसिक सैलरी टैक्सेबल थी, DA टैक्सेबल था, डिफेंस अलाउंस आपको टैक्सेबल था, खर्चा जो हुआ वो माइनस हो जाता है उसके अंदर से। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं होता टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल है। अनफर्निश्ड फ्लैट तो हमें निकालना पड़ेगा, मैंने कहा था HRA आता है, HRA करना, देखो HRA का आ गया ये। उसके बाद कम्युनिकेशन म्यूजिक सिस्टम टू हिम, ये प्रोजेक्ट्स है, ये आ गया आपका, ये भी क्या होगा? टैक्सेबल आपका। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी विल बी टू ये, ठीक है। तो इस पर इसको छूट मिलेगी PF के अंदर, 80C के अंदर। उसके बाद डोनेशन है, उसकी डोनेशन में भी क्या होगा आपका? छूट मिलेगी उसको 80G में, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन मोटा मोटा सैलरी का था, मैंने बहुत फास्ट बता दिया। तो आपने अटैम्प्ट शायद नहीं किया होगा, लेकिन किया है तो अच्छी बात है, लेकिन लेंथी क्वेश्चन था तो इसको अवॉइड करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये तो मैंने 100 बार बता रखा है, मेरा पहला वीडियो इसी पे था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ नहीं था, लेकिन जो मैंने पहला वीडियो बनाया था इनकम टैक्स का, छोटे क्वेश्चन जो बताए थे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वहीं से सेम टू सेम आया है। पर हाँ, मैं ऐसा क्लेम नहीं लूँगा। हाँ, आपने तीनों वीडियो देखे हैं तो आप मुझे क्लेम दे सकते हैं। अगर पहला आज का वीडियो देखा है तो क्लेम नहीं लूँगा मैं इसका। तो ये मेरा बताया हुआ नहीं था, पर क्वेश्चन बहुत ईजी था।
प्रीवियस ईयर क्या है, जिस ईयर की इनकम टैक्सेबल हम कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर होता है। असेसमेंट ईयर जब हम टैक्सेबल करते हैं जिस ईयर के अंदर, वो आपका असेसमेंट ईयर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपकी इनकम, खासकर जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, फॉरेनर्स की, तो वो सब इसमें टैक्सेबल हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल थे, आपको लिखने थे इसके। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखो, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। मैंने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें जो है आपको 2 हाउस का ज़्यादातर आता है, पर अगर आपने 2 का कर लिया तो आपका 1 का भी हो जाएगा। ये आपका लक था, अच्छा था कि ये क्वेश्चन एक ही हाउस का आया, और उम्मीद है कि आपने कर लिया। और पूरा चैप्टर था इसके अंदर, पहले आपने सब कुछ इनकम ऐड कर दी, टैक्सेशन का आपको कम कर लेने हैं, लोन का इंटरेस्ट आपको कम कर देना है। पूरा चैप्टर उन्होंने कवर कर दिया इसके अंदर। काफ़ी लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था। ठीक है, उसके बाद 30,000 रुपये इसने खर्च किए मेडिकल ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट के। तो आपको याद होना चाहिए 80D में 25,000 की मैक्सिमम लिमिट है। अगर डिसीज स्पेसिफाइड है तो ये लिमिट बढ़ जाती है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है, 4,74,000, ये भी टैक्सेबल होगी उसकी। तो ये क्वेश्चन आपका था हाउस प्रॉपर्टी का। लोन आप निकालते, लोन पे जो इंटरेस्ट निकलता है आपका, वो आपका वो हो जाता, एग्जाम्प्ट हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका नंबर 4। कम लोगों ने किया होगा मुझे पता है, थ्योरी क्वेश्चन सबने किए हैं, मुझे ऑलरेडी आइडिया है, तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं बता रहा। हालांकि बताया हुआ क्वेश्चन था, मैंने कहा था हाउस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 का तैयार करना है, 1 का तो अपने आप हो जाएगा। तो ये 1 का आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। गिफ्ट टैक्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन आज के वीडियो में मैंने गिफ्ट टैक्स का जिक्र नहीं किया था। लेकिन सेकंड पार्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज मैंने साफ साफ बताया था। हॉर्स रेसिस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक क्वेश्चन ये थ्योरी का कर लेना, एग्जाम में फंस जाएगा। और देखो फंस गया एक पार्ट, पूरा मैं क्लेम नहीं करता, पूरा मैंने नहीं। हाँ, पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा तो वही क्वेश्चन भी उसी में से था, लेकिन फिर भी आज के वीडियो में एक पार्ट था, एक पार्ट नहीं था। ठीक है, 44AD ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा हमारा टेक्निकल आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जरूर अटैम्प्ट किया होगा। बहुत सिंपल एग्जाम में किताब में इसका आंसर दे रखा था 44AD का। और मैंने भी आपको अपनी लिस्ट बताई थी, मेरी लिस्ट में आप देख लेना, कुछ दिक्कत आए एग्जाम में तो आप मेरी लिस्ट देख लेना। ये 44AD 43 भी सारे के सारे मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो आपका ये पेपर में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लिया ताकि आपको थोड़ा टेंशन थोड़ा कम हो जाए क्या हुआ एग्जाम के अंदर। और फिर भी कहीं किसी को कोई डाउट है तो मुझसे वो बात कर सकता है एग्जाम के लिए। कल के एग्जाम का ये रहेगा कि कल का एग्जाम इंग्लिश का है, मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं आपको अब वो उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन के मुझे आंसर मिले, तो क्या वो आंसर सही थे, कितने गलत थे। इसी पेपर के अगर आपने वो लिख दिए हैं, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप से चीटिंग मार के आंसर लिख दिए हैं, तो एक बार देख लो, 1 मिनट रुक जाओ, उसको देख लो। ठीक है, जिसने अपने आप किया है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने चीटिंग करके किया है, तो आपको दिखाता हूँ चीटिंग वाले आंसर क्या थे और आपने क्या लिखा। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी बात कर लेंगे पहले, जो आपको व्हाट्सएप पे आंसर आए थे। तो व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट अंडर सेक्शन 56(2)। वो पूछ रहा है आपसे कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है जो मनी रिसीव की गई है ऐसे गिफ्ट। ठीक है, सेक्शन बता रहा है आपको 56, सब सेक्शन है आपका 2। और फिर आपसे बोल रहा है आल्सो एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अब जो इसका आंसर ग्रुप में आया वो देख लो, ये देखो ये रहा आंसर, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। ठीक है, वो हेडिंग सेम लिख दी उसने। एज पर इनकम टैक्स एक्ट गिफ्ट रिसीव्ड आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। बताओगे क्या मतलब है हेड ऑफ, क्या हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहली लाइन में गलती देखो। ठीक है, यहाँ लिखा था इसको रिसिपेंट अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हेडिंग है। और क्या लिख दिया उसने, हेड ऑफ अदर सोर्सेज, एंड देयर इज नो टैक्सेशन फॉर द डोनर। ये गिफ्ट है, डोनर का वर्ड यूज कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हेयर गिफ्ट मीन्स एनी सम ऑफ मनी, ये डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर मूवेबल इमूवेबल सब कुछ है तो इसके अंदर। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं उन्हें। अब क्या है, देयर आर सम रूल्स प्रोवाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर टैक्सेशन ऑन गिफ्ट वेदर गिफ्ट इज टैक्सेबल और नॉट। बताओ, अब ये इसने पूरे क्वेश्चन का वो कर दिया, कहते हैं दिमाग का दही कर दिया। इसने क्वेश्चन की दही बना के लस्सी बना दी इस क्वेश्चन की। कोई आंसर कहीं से भी ठीक नहीं आ रहा। थोड़ा सा यहाँ शुरू हुआ कि एनी सम अमाउंट रिसीव विदाउट कंसिडरेशन अप टू 50,000 इन 1 ईयर इज नॉट टैक्सेबल एट एनीवेयर। क्या मतलब क्या है एट एनीवेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पर जो आनी थी वो ये आनी थी कि अमाउंट रिसीव अप टू 50,000 रुपीज इज एग्जाम्प्ट अप फॉर सर्टेन असेसीज। ये वर्ड आना था असेसीज इन फॉलोइंग केसेस।
अब क्या लिखा है इसने, इसने तो कुछ और ही अर्थ का अर्थ कर दिया, एट एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब क्या, वर्ल्ड के अंदर। अरे एट द हैंड ऑफ एनी एसएससी ऐसा लिखता तो भी थोड़ा ठीक था। तो मुझे तो पढ़ने में ही मज़ा नहीं आता, मैंने क्या लिख के ये भेजते, पढ़ने में वर्ड ही ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये 56 का कोई और ढंग से आंसर नहीं लिखा। मेरा वीडियो गिफ्ट के ऊपर है, आप वो देखना कितना बढ़िया मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। पूरे वीडियो के अंदर आधे घंटे का मेरा वीडियो है वो, और उसमें नोट्स मैंने दे रखे हैं। तो वो आपको लिखने थे, मैंने क्या उन्होंने लिख के दे दिया आपको, एग्जाम्पल लिख के दे दिए, फर्जी एग्जाम्पल और फर्जी कंक्लूजन। ठीक है, सबके इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, और क्लबिंग ऑफ इनकम का भी इसके बारे में जिक्र करना था, वो भी इसमें जिक्र नहीं किया क्लबिंग ऑफ इनकम का। तो ये तो क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर खराब है। ठीक है, अब मैं आपको और भी आंसर दिखा सकता हूँ दिखाने के लिए, लेकिन चलो मैं अभी फिलहाल यहीं पे बात कर रहा हूँ आपकी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, एज ए नॉर्मल रूल इनकम अंडर द हेड एनी प्रीवियस ईयर हाउ एवर। ये सब इन्होंने लिख के दे दिया, कुछ कहीं भी जिक्र नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है, असेसमेंट ईयर क्या हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर ही, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। भाई प्रीवियस ईयर की इनकम तो हमेशा ही होती है टैक्सेबल असेसमेंट ईयर के अंदर। इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिस्कस एक्सेप्शन टू दिस रूल, बताओ। तो ये जो आंसर जो आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये सारे आंसर फेक है। और आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, डिफाइन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से केसेस हैं जहां पर ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। वो ये बात कर रहा है। अब वो बात कर रहा है कि प्रीवियस ईयर की इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी फॉलोइंग असेसमेंट ईयर के अंदर। अरे भैया वो तो उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा कि जिस साल आप इनकम कमाओगे उस साल ही इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा कब कब होता है। उसके जो 8-9 केस हैं आपको उठा के लिख देने थे उसके अंदर। ठीक है, तो अब तो खैर चलो एग्जाम खत्म हो गए आपके, पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आंसर आप कहीं से आ रहे हैं तो आप देख के लिखो ना उसको। क्यों किसी का आप नकल मार के लिख रहे हो, किताब आपके सामने है, गूगल आपके सामने है, नेट आपके सामने है, सब कुछ आप खुद से कर सकते हो। थोड़ा मैं आपसे इस बात में नाराज भी हूँ कि आपने एक पेपर बहुत लाइटली लिए हैं। थर्ड सेमेस्टर के बच्चों ने पेपरों को बहुत लाइटली ले रखा है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, थोड़ा सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन चुके हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए, आप लाइट हो गए। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में असाइनमेंट जमा हो गए, आपके मजे आ गए। थर्ड सेमेस्टर में ओबीई हो गए, आपने कर लिया। पर इसमें आप फंस गए क्योंकि आपने गलत आंसर कई जगह से लिख दिए। चलो मैं उसके लिए आपको ब्लेम किसी को नहीं कर रहा, लेकिन मेरी थोड़ी सी आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ी अपनी अप्रोच सही रखो। आपको मान लो बीकॉम पास भी कर ली, मान लो और 2 साल कोरोना रहता है, आप पास करके डिग्री मिल गई, 80% नंबर आपके आ गए, मैंने मान लिया सब कुछ बढ़िया। पर क्या उसके बाद आप कोई एंट्रेंस, कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू फेस कर पाओगे? आप खुद से ये क्वेश्चन पूछो, मुझसे मत पूछो ये क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या ऐसा करने के बाद आपको लगता है कि आप जो आने वाले एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसके लिए तैयार हो? देखो ईमानदारी से आप तैयार नहीं हो, आप भी जानते हो। चलो 3 सेमेस्टर की बात खत्म करो, अभी आने वाले 3 सेमेस्टर बचे हुए हैं। तो अब जो एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद कुछ दिन 8-10 दिन आराम करो, और उसके बाद मन लगा के पढ़ाई करो। कम से कम कोई हमें इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम हो, तो हम कुछ नंबर ले आए। ठीक है, ये हम बिना पढ़ाई किए तो कुछ नहीं होने तो होता लाइफ के अंदर। हाँ, आपका पैशन है डांसिंग, म्यूजिक, कोई घर में काम कर रहा है तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को शादी करे घर बचाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉयज़ को खासकर और गर्ल्स को भी भाई अपनी क्वालिटी एजुकेशन की रखो, डिग्री की वैल्यू रखो। एक तो आप पहले एसओएल से वहाँ से पढ़ रहे हो, एनसीईएफ से, वहाँ की वैल्यू तो वैसी नहीं होती। अब आपके नंबर मान लो आ भी गए और इंटरव्यू में आप आंसर नहीं दे पाए तो क्या रह गया आपका वैल्यू। तो अब जो हो गया सो हो गया, चलो अच्छी बात है, मैं इसके लिए कोई बुराई नहीं करता। आपका लक है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आगे से थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ मैं आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी इन्फॉर्मेशन और सारे के सारे मैं आपको नोट्स वोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, वीडियो देता रहता हूँ। तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, अब आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। ठीक है, उसको देखना, और इंग्लिश का एग्जाम भी अच्छे से कर लेना ताकि एग्जाम खत्म हो आपके, आपकी टेंशन भी खत्म। और मैं भी काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपके मेरे देखा जाए तो मेरे एग्जाम तो खत्म ही हो गए। कंप्यूटर, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स, कॉमर्स के पेपर हैं, ये खत्म हो गए आप लोगों के एग्जाम अच्छे हो गए। आज भी आज कैसे कैसे करके हम लोगों ने एग्ज़ाम निकाल दिया, ये वाला भी टैक्स का भी। हालांकि टफ काफ़ी एग्ज़ाम था लेकिन निकाल दिया हम लोगों ने। तो ये सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फोर्थ सेमेस्टर में आने की तैयारी कर लो। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में ये काम मत करना मुझे को, चलिए ओबी हो जाए, चाहे ओबी ही हो जाए फोर्थ सेमेस्टर में। मैं नहीं बोलता कि नहीं हो ओबी, आपका भला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ लो, किताबों को छेड़ दो, थोड़ा देख लो, हेडिंग देख लो। अगर आपने किताब एक बार खोली होगी ना वो ओबी से पहले, तो आपको किसी व्हाट्सएप के ग्रुप की, किसी नोट्स की, किसी मेरे जैसे टीचर की जरूरत नहीं पड़ी होगी। किताब आपने खोली होगी तो आपको पता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, आपको छाप देना है। और क्या करना है, कोई मना थोड़ा कर रहा है ओबी के अंदर, किताब तो अलाउड है ना, ओपन बुक लिखा हुआ है उसके अंदर।
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा निकाल लो डेली, बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।